और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। पस्त रुपया और कितना कमजोर होगा, यह बड़ा सवाल है। महज एक साल में रुपया 5% से भी ज्यादा गिर चुका है। क्या इसके पीछे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी बड़ी वजह है या कारण कुछ और है? दूसरी तरफ गोल्ड भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उसके दाम अब आसमान पर हैं। पिछले एक महीने में ही 9% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है गोल्ड। तो क्या गोल्ड की कीमतें बढ़ने और कमजोर होते रुपए में कोई कनेक्शन है? रुपया गिरा रहे डॉलर के बाजार में, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इन दोनों ही जो इक्वेशंस आ रही हैं डॉलर में और सोने में, इसका आपकी जेब पर क्या क्या असर अभी पड़ रहा है, और अगर हालात यही रहे तो आगे पड़ने वाला है, और अगर हालात ठीक नहीं हैं तो कंट्रोल में कैसे किया जाए। पॉलिसी में इंटरवेंशन हो, कहाँ से इंटरवेंशन करके हम स्थितियों को काबू में कर सकते हैं या फिर काबू में करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही तमाम बुनियादी विषयों पर मैं खास मेहमानों से चर्चा करूंगा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सोना इतराए, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हाई बनाए और रुपया रुलाए, डॉलर के मुकाबले कहीं टिक ना पाए। सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। गोल्ड की बढ़ती कीमतें रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं। घरेलू बाजार में सोने के भाव ने 85,880 रुपए का स्तर छुआ। आज एक ही दिन में इसकी कीमत में करीब 900 रुपए का उछाल देखने को मिला। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक महीने में ही गोल्ड 9% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है, और वहीं एक साल की बात करें तो यह करीब 11% से ज्यादा का उछाल मार चुका है। दरअसल घरेलू बाजार में सोने की बढ़ती कीमत का सीधा कनेक्शन ग्लोबल मार्केट से है। ग्लोबल मार्केट में भी सोना नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है। कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $2,300 के पार जा चुका है। फिलहाल तो गोल्ड की चमक के थमने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आखिर गोल्ड की कीमतों में उछाल की क्या वजह है, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल गोल्ड की कीमत और रुपए की चाल में एक बड़ा संबंध है। जब जब रुपया कमजोर होता है, गोल्ड का भाव भागने लगता है। वहीं यूएस में नए टैरिफ के संकेतों से सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की मांग बढ़ी है। वहीं गोल्ड की कीमत के बढ़ने में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। जैसे जैसे ब्याज दरें घटती हैं, सोने की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि दूसरे निवेशों की तुलना में सोना पर ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। वहीं ग्लोबल जीडीपी का 20% से अधिक हिस्सा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के दौर से गुजर रहा है। साथ ही ग्लोबल डेट का करीब $7 ट्रिलियन भी नेगेटिव यील्ड का शिकार है, जिसके चलते गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है। एक तरफ गोल्ड की कीमतें आसमान पर हैं, तो दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपया जबरदस्त दबाव में है। कमजोर होते रुपए की यह हालत हो गई है कि ये पस्त होकर अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। इस साल अब तक रुपए में करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं एक साल में रुपया 5% तक गोता लगा चुका है। अगर भारत जितना निर्यात करता है उससे ज्यादा आयात करता है तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है, रुपए की मांग कम हो जाती है और रुपया कमजोर पड़ जाता है। अगर विदेशी निवेशक भारत से अपनी पूंजी निकाल लेते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर पड़ने लगता है। वहीं कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर भारत को तेल आयात के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रुपए पर दबाव पड़ता है और रुपए की कमजोरी की एक बड़ी वजह होती है। फिलहाल तो सुस्त रुपए की चाल के पीछे की बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है, जिसके चलते रुपए की चाल कमजोर हुई है। वहीं सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की चमक बढ़ी है, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं अमेरिका से अनुराग सिंह, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग सर आपका भी हमारे शो पे। बग्गा सर, लो पे लो बन रहा है और रिस्क जो है वो हाई से हायर कैटेगरी में जाते जा रहे हैं। सर कब तक ये चलेगा और कोई विंडो आप देख पा रहे हैं जहां पर कुछ पॉजिटिव करेक्शंस हों? देखिए, रुपया तो डेप्रिशिएट होता रहेगा और मूलभूत कारण है स्लोइंग इकोनॉमी, एफपीआईज का आउटफ्लो जो चल रहा है, तो वो हो गया आपका इमीडिएट सप्लाई डिमांड में। बट तीसरा अहम कारण है टैरिफ्स का जो अनसर्टेनिटी है वो इन्फ्लेशनरी भी है और ग्लोबल ट्रेड के लिए घातक हो सकता है, और करेंसी वॉर्स शुरुआत होते हैं। तो टैरिफ का
पहला जो पड़ाव होता है कि ग्लोबल ट्रेड गिरती है, इन्फ्लेशन आती है। दूसरा पड़ाव होता है चाइनीज डेप्रिशिएट करेंगे करेंसी। तीसरा पड़ाव रहता है कि चाइनीज का जो एक्सेस कैपेसिटी है वो डंप करना शुरू हो जाएंगे विश्व भर में अपना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो इसके चलते दूसरा जो पड़ाव है कि चाइनीज डिप्रिसिएशन जब होती है, 2018 में भी यही देखा गया, तो बाकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को भी कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। कॉम्पिटिटिव करेंसी डिवैल्यूएशन शुरू हो जाती है कि अपने एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी करेंसी को और नीचे आने दें। तो रुपया तो इस चपेट में है। अहम मुद्दा यही है कि डॉलर स्ट्रांग है और उसके सामने इमर्जिंग मार्केट और कमोडिटी करेंसीज गिर रही हैं। यहाँ तक कि यूरो एरिया का भी यूरो भी गिर रहा है। तो ये रही बात रुपए की। सोना सेफ हेवन बाइंग है। 3-4 मूलभूत कारण है। एक, चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट जब से नीचे गया, हमने देखा चाइनीज कंजम्पशन में जो चेंज आया है कि वो छोटा छोटा सोने का बुलेट्स खरीद रहे हैं। छोटा 1-1 ग्राम सोना रोज खरीदा, हर हफ्ते हर महीने खरीदा जा रहा है चाइनीज कंज्यूमर से। भारत कंज्यूमर तो खरीद ही रहा है। दूसरा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन सोना पिछले साल खरीदा और लास्ट तिमाही में दीपक जी 333 टन खरीदा। तो ये है। और तीसरा है सेफ हेवन बाइंग। जब रिस्क ऑफ चल रहा है मार्केट्स में या स्टॉक्स बहुत एलिवेटेड दिख रहे हैं, बॉन्ड्स का तेजी से रेट कट दिख नहीं रहा क्योंकि इकोनॉमीज बुलंद हैं, 3% से ज्यादा ग्लोबल ग्रोथ दिख रही है, तब आप देखते हैं सेफ हेवन बाइंग। वैसे अनसर्टेनिटी में और एलिवेटेड वैल्यूएशंस में, और सोना तभी 9-10% इसी साल बढ़ गया है। 25% पिछले साल रिटर्न देने के बाद। मैं अनुराग सर के पास आऊं, इससे पहले मैं बग्गा सर आपसे कॉन्टेक्स्ट तो हमने समझ लिया। अब मैं आपके पास एक परंपरागत सवाल को लेकर आ रहा हूं। बहुत सारे लोग जैसे ही रुपये के डेप्रिसिएशन पे बात करो तो झोला उठा के सबसे पहले आगे आते हैं, बोलते हैं कि आपका टॉपिक ही गलत है भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है और ख़ास तौर से हमने देखा है मोदी साहब जब से आए हैं बार बार ये कहा जाता है रुपये डेप्रिसिएशन तो बहुत अच्छा है इकॉनमी के लिए। अब एक आपका मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा था। एक तरफ एक थ्योरी है जो कहती है कि इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडिया जैसी कंट्री के लिए रुपये का डिप्रिशिएट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो कॉन्टेक्स्ट दिए जाते हैं कि भाई हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट में जो फॉरेन बायर्स हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स को चीपर समझेंगे, हमारे यहाँ इकॉनमी बूस्टअप होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, वीकर करेंसी से जो सेक्टर बेनिफिट होने चाहिए उन सबको बूस्ट मिलेगा। तो आप बताइए सर, रुपये का डिप्रिसिएशन अच्छा है या बुरा है भारत के लिए सर? मिक्स्ड है। एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है। तो 700 बिलियन का आपका गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, उसके लिए अच्छा है। 130 बिलियन डॉलर जो रेमिटेंस के तौर पे आते हैं भारतीय, जो 3.5 करोड़ भारतीय हैं विश्व भर में घर भेजते हैं पैसा, तो उनकी फैमिलीज के लिए अच्छा है। बट क्या है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाती है तो आपके पर्सनल कंजम्पशन बैग जो है उसमें 12% वेटेज है इंपोर्टेड गुड्स का। सबसे बड़ा तो आपका क्रूड ऑयल है। तो इसमें जब इजाफा होता है और ये 2.5-3% तो नॉर्मली रुपया गिरता है। इस साल उम्मीद है कि 5% से ज़्यादा हो सकता है और भी ज़्यादा हो जाए अगर चाइनीज़ टैरिफ के लिए और तेजी से घटाएंगे अपनी करेंसी, तो हो सकता है रुपया और तेजी से गिरे। तो ये दीपक जी डर ये रहता है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ जाती है और आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, उसके कारण घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसका जो भार है वो 12% तक है। ओवरऑल अगर आप देखें कि 10% रुपया नीचे जाता है तो 0.2-0.3% जीडीपी गिर जाता है। तो जीडीपी पे नेगेटिव जरूर रहता है, बट एक लेवल के बाद ये छोटा 2.5-3% हो जाए, वो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल जो है हमारा बाकी दुनिया से, दुनिया अगर 3% पे चल रही है, हम 6% पे चलते हैं, वो यही दर्शाता है। जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम होता है
फॉरेन एक्सचेंज का, वो यही दर्शाता है। तो 2.5-3% आरबीआई कैलिब्रेटेड तरीके से गिरने देता है, वहां से तेजी से गिरता है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का डर रहता है। मैं इस पर और आऊँगा। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, बीते 2-3 सालों में आपने सुना होगा कई मर्तबा सरकार के मंत्रियों की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि साहब हमारा जो इन्फ्लेशन बड़ी प्रॉब्लम है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, आप इसको आयातित महंगाई ना समझें बल्कि थोपी हुई महंगाई समझें। इस तरह से इसको बार बार पोर्ट्रे किया जाता है। थोड़ा सा इस पर भी हम आगे आएंगे। अनुराग सर के पास अब आते हैं। अनुराग सर, ये बताइए एफआईआई हमसे ऐसे क्या रूठे कि मान ही नहीं रहे हैं? अक्टूबर 2024 से रूठे हैं तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं सर। वो एफआईआईज जो देख रहे थे कि भाई सबसे बड़ा पोटेंशियल मार्केट तो अब इंडिया है, पैसा तो यहीं बनेगा, चाइना की दुर्गति भी लोग देख रहे थे, अब ऐसा क्या रूठे सर और कब तक रूठे रहेंगे? दीपक जी नमस्कार। चर्चा बहुत अच्छी है, आज काम के काफी मुद्दे हैं डिस्कस करने को जी। देखिए दीपक, हम नैरेटिव तो बना सकते हैं किसी भी तरफ का, लेकिन एफआईआई मनी ऑलवेज चेजेस दी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, राइट। ये एक और इंडिया में जो 80% पैसा है एफआईआई का है वो तकरीबन एक्टिव फंड्स का है। पैसिव फंड्स जो होते हैं वो ईटीएफ के थ्रू आते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, बट एक्टिव फंड्स जो है वो मॉडरेट करते रहते हैं। अगर 80% पैसा एक्टिव फंड्स का है तो वो एक्टिव रहेगा, राइट। पहला तो बात ये है। सेकंड ये है, देखिए कि एक लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग होती है। अगर आप पिछले 20 साल से देखिए तो एफआईआई मनी ऑलवेज एक्ट्स कॉन्ट्रा टू द डोमेस्टिक फ्लो ऑफ मनी। अब एफआईआई ने सबसे ज्यादा ओनरशिप बनाई 2007-8 के बाद से, और इनफैक्ट 2002 से वो पोजीशन तो बना रहे थे बिकॉज ब्रिक्स की बात चल रही थी। उसके बाद वो 2014-15 तक उन्होंने पीक कर लिया। उस समय डोमेस्टिक मनी नहीं खरीद रहा था, तो अब किसी ने रोका तो नहीं था डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को खरीदने के लिए, लेकिन वो नहीं खरीद रहे थे, उनका अपना नजरिया था। इस समय उसके बाद से उनकी होल्डिंग 22% इंडियन मार्केट की होल्डिंग पीक थी, और उसके बाद से अब करीब 15-15.5 पे आ गई है, विच इज ऑल टाइम लो। ऑल टाइम लो एज इन मतलब ऑल टाइम लो कैन बी बिलो 11%, बट नियर पिछले 20 साल का ऑल टाइम लो। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं तो एफआईआई बेच रहे हैं। देखिए मार्केट है, बाजार है, खरीदना बेचना लगा रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं एक चीज दीपक जी जो इसके पीछे है, देखिए जब देश तरक्की करते हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अपनी इकोनॉमी पे फेथ होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स आपको एज अ बास्केट देखेंगे हमेशा। दे डोंट सी इंडिया एज अ स्पेसिफिक केस, दे विल सी इट एज अ इमर्जिंग मार्केट केस। जब चाइना भी राइज किया तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को उतना भरोसा नहीं था कि वो राइज कर जाएगा। रादर 2010 से हमेशा भविष्यवाणी आ रही थी कि अब बबल बस्ट होगा, अब बबल, लेकिन चाइना ने सबको सरप्राइज किया। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर इंडियन इन्वेस्टर्स इंडिया की स्टोरी को ज्यादा बिलीव करते हैं, वो करना भी चाहिए उनको, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स उस हिसाब से पैसे नहीं डालते, बिकॉज देखिए उनके पास 1000 मार्केट है, 1000 ऑप्शंस हैं, और जनरली बिलीफ ये रहता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स सिक्लिकली अर्निंग्स ग्रोथ तो देते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते। और इसमें आप देखिए साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, तमाम कंट्रीज आते हैं, तो उसमें इंडिया को वो अलग से गिने जरूरी नहीं है, बिकॉज उनका मैक्रो व्यू रहता है और वो उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये नजरिया है। वन इज कि इट विल ऑलवेज बी। इसमें सर मेरा एक सवाल होगा। आपने कहा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा तो हम देख ही रहे हैं सर पिछले 2-3 साल से। अब वो गए ज़माने जब एफआईआईज पैसा निकाल लेते थे तो मार्केट एकदम धराशायी हो जाते थे। एफआईआईज लगातार पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन समहाउ हम संभले हुए हैं और हमारे डीआईआईज के भरोसे के कारण हम संभले हुए हैं, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। बट एफआईआईज आते हैं तो प्रेशर आता है रुपी पे और फिर ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो डोमेस्टिक जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा उस वॉल्यूम पर है कि आने वाले बड़े संकटों को हम झेल पाएंगे सर? बहुत ही अच्छा सवाल दीपक जी। 2 छोटी बातें कहता हूं। भरोसा इन्वेस्टर्स को मार्केट्स में ज्यादा है, इकोनॉमी उस लिहाज से परफॉर्म नहीं कर रही है 2 साल से दीपक जी, और वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो एवरेज जो है उस हिसाब से मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है या प्राइस इन कर रहा है। सेकंड दीपक जी, ये तो समय बताएगा कि मार्केट को संभाला हुआ था या मूर्खता में पैसे गवाए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। मैं
मेरी जानकारी बहुत छोटी सी है और बहुत दिग्गज लोग मार्केट में हैं दीपक जी, और अब तो काफी लोगों ने कहना शुरू किया है। इसका फैसला देखिए 2030 और 35 में ही होगा कि सही कौन था। एफआई जो बेच के निकले 22% से 15, मुझे लगता है ये उनकी स्टेक ओवरऑल 12% तक आ जानी चाहिए। मैं सरप्राइज हूं कि और तेजी से पैसा क्यों नहीं निकल रहा है। कल भी मैंने एक डिस्कशन में कहा, मुझे लगता है कि पैसा निकलेगा। हाँ, अब अगर इंडिया ने सबको सरप्राइज किया उस ग्रोथ ने, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सही पड़ेंगे। लेकिन अगर सरप्राइज नहीं किया और ट्रेंड लाइन पर ग्रोथ रही, तो फिर उनकी कॉल सही निकलेगी। ये समय बताएगा दीपक जी, हमें भी पता नहीं है। वी रियली डोंट नो, बट आई डोंट बाय दिस पॉइंट कि मार्केट को संभाला हुआ है। बट आप सर, आप इतने आप संभालने की चीज नहीं है दीपक जी। आपके संदेह का कारण क्या है? आपके संदेह का नहीं, कारण? मेरा संदेह नहीं। हाँ, नहीं, ओके, मैं संदेह का कारण बताता हूं। बट पहली बात, ये कुछ म्यूचुअल फंड्स के ये बात गलत है कि हमने मार्केट को संभाला। ये हमने पहले कहा था एक चर्चा में कि ये सीमा की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप बॉर्डर की प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, कि मार्केट को संभाला हुआ है। प्लीज आप अपना बाइंग सेलिंग देखिए, आप सही प्राइस पे खरीद रहे हैं कि नहीं। आप बार्गेन पे तो कतई नहीं खरीद रहे, इतना तो मैं वेरी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं अपनी छोटी सी समझ से भी। दूसरा सवाल दीपक, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इकोनॉमी और मार्केट्स को साथ साथ चलना होता है। अब इसमें थोड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट्स विल हैव टू मैच अप टू द इकोनॉमी। बड़ा बेहतरी से हम हमेशा यूएस का एग्जांपल दे देते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी सॉलिड चल रही थी 30-40 साल से, तो मार्केट्स अच्छे कर रहे थे। दुनिया में और किसी मार्केट ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया है। उनको इंडियन इन्वेस्टर अगर नजरअंदाज करे तो वो अपने पेरिल पर है। इकोनॉमी की नॉमिनल ग्रोथ 10 साल से 10% के एवरेज पर चल रही है दीपक जी। अब ये अच्छी है, लेकिन ये स्टुपेंडस ग्रोथ नहीं है कि इस पर हम ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। अब मैं इसी पर मैं बग्गा सर का भी नजरिया लेता हूँ। बग्गा सर, 2-3 चीज़ें अनुराग जी ने बहुत बैक टू बैक कही हैं, और वो अपनी तरफ से जितना स्पष्ट हो सकते हैं उतना स्पष्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी सर संदेह है क्या भविष्य ये तय करेगा 2030, 32, 33 तक कि एफआईआई जो आज बेच रहे हैं वो सही थे, या डीआईएस जो लगा रहे हैं उन्होंने कोई मूर्खता करी? नहीं, 2030-32 तक तो बहुत कॉन्फिडेंस है दीपक जी। या ये तो इकोनॉमी बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है। तो 2040 के डेकेड में ये 30-35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। तो वो तो एजाज ही नहीं हुआ है। 30 ट्रिलियन जो ये इकोनॉमी ऐड ऑन करेगी अगले 20-22 सालों में, वो तो अभी एजाज ही नहीं हुआ है। वो तो अभी डिस्कवर होना है। वो गुड्स बनने हैं, वो सर्विसेज बनने हैं, वो तरीके बनने हैं उत्पादन के। तो वो तो कोई डर ही नहीं है। 2030 हो या 32 हो, वहां तो कोई डर नहीं है। आई थिंक ये इंटरमीडिएट टर्म की बात है। और इसको अगर आप आंकड़ों में देखें तो लगभग हम FY 2027 मार्च 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, निफ्टी का EPS लगभग 1350-1360 के करीब होगा। अब इस पे आप 1 ईयर फॉरवर्ड अगले साल से अप्रैल से आप लगाना शुरू करेंगे 18 गुना या 20 गुना, तो वो तो 27,000 का मार्केट एक बेस बन जाता है। और 4-5 महीने में अगर आप 1350 का EPS देते हैं FY 27 में, 27,000 का मार्केट तो कहीं नहीं गया। और 4-5 महीने में एज अ वैल्यूएशन तौर पे मोटा मोटा कह रहा हूँ 20 टाइम्स होता है। 20 टाइम्स का 18 टाइम भी हो जाता है, कई बारी 12 पे जाता है, कई बारी 24 हो जाता है ऊपर की तरफ। बट औसतन 18 से 20 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड भारतीय मार्केट जैसे ग्रोथ मार्केट के लिए ठीक है। और 10% नॉमिनल GDP जो है अभी भी, प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो मेजरमेंट है GDP का वो अभी भी पुराना है। तो उसमें न्यू इकोनॉमी, नई तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका है एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, जो लोग खुद उगाते हैं, खाते हैं, वो आता नहीं है इकोनॉमी के अंदर। वैसी चीजें बहुत है। अगर आप और सरोगेट इंडिकेटर से इस इकोनॉमी को देखें, अगर 25,000 टन तो सोना पड़ा हुआ है हिंदुस्तानियों के पास। 25,000 टन, ये मतलब कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। RBI के पास 850 टन है, और वो टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स में है विश्व के RBI। और आप सोचिए जो ये हाउस होल्ड्स के पास पड़ा है, तो पैसा तो जो GDP में कैप्चर हो रहा है उससे कई गुना बनता है भारत में।
वो Okay. जरूर एक इशू रहता है मेजरमेंट का। राइट सर। दूसरा, मार्केट को आपने देखना है फंडामेंटल से। अर्निंग्स क्या 12 से 15% ग्रो कर पाएंगे औसतन, तब आपका मार्केट ठीक है। तो ये स्टॉक पिकर बन गया है, टॉप डाउन मार्केट नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस का इशू आया। तो हो सकता है एक साल मार्केट कहीं ना जाए, वो ठीक है, बट जब दौड़ेगा तब 2 हफ्ते में पूरे साल का रिटर्न ये कैचअप कर जाता है। ठीक है, ऑल राइट सर। अब मैं आता हूँ। अब हमने थोड़ा सा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और वर्ल्ड के में क्या क्या चल रहा है, ख़ासतौर से यूएस ट्रेड वॉर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने थोड़ा सा समझ लिए, थोड़ा सा निवेश का भी मामला समझ लिया। वापस मैं आता हूँ आम आदमी पे। अनुराग सर, यूएस जाने के बावजूद आप एक इंडियन मिडिल क्लास को समझते हैं सर, और इंडियन मिडिल क्लास का दायरा बड़ा है। अब छोटी मोटी नौकरी करने वाला भी इंडियन मिडिल क्लास ही है, और जो थोड़ा जिसको हम अपर मिडिल क्लास कुछ दिनों पहले बोलते थे वो भी मिडिल क्लास ही समझ लीजिए। तो रेंज बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा लोग इस सेगमेंट में आ रहे हैं। उनके लिए सर बताइए कि जितने भी हेडविंड्स आगे हम देख रहे हैं, चाहे वो यूएस ट्रेड वॉर इफेक्ट्स के बारे में बोलें, एफआईआईस के आउटफ्लो के बारे में बोलें, आरबीआई का जो डिलेमा मैं उस पर आऊँगा अभी कि भाई हम इन्फ्लेशन को मैनेज करें, करेंसी को मैनेज करते रहें, या ग्रोथ को तो देखें। एक आम आदमी के लिए सर अगले 6 महीने कैसे होने वाले, एक आम इंडियन के लिए, अनुराग सर? तो इसमें देखिए, मैं अजय सर ने जो कहा उस पर मैं फेथ रखूंगा आम इंसान को। और आपने बात कही मिडिल क्लास की, बात समझता हूँ। मैं काफी गरीबी से गुजरा हूँ दीपक जी, जब छोटा था, और मैं ये चीजों को बेतहाशा समझता हूँ। और तभी मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आता है अगर इकोनॉमी एनफ जॉब्स क्रिएट नहीं करती है उस तबके के लिए जिसके लिए करना चाहिए। जो छोटे से पोस्ट मैंने 1-2 डाले थे जिसमें था कि कार पेनिट्रेशन 5% से ग्रो कर रहा है, और टू व्हीलर ऑलमोस्ट 10 साल से स्टैग्नेंट है, विच मीन्स के जो अमीर है वो बेटर कार तो ले रहा है, लेकिन हम नए लोग कार खरीदने के मार्केट में नहीं ला पा रहे हैं। एंड दैट इज द लिमिटेड फ्लॉ, जहां पर थोड़ी सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, जहां पर हम डीरेगुलेशन और तमाम चीजों की बात करते हैं। देखिए, इन्वेस्टर को ये फेथ रखना है, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड देखता रहेगा, इंडिया में डोमेस्टिकली इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि हम उस $1,000 1 बिलियन लोग हमारे यहाँ पे $1,000 साल की एवरेज इनकम पर काम करते हैं। 1 बिलियन लोग, हाँ, ये है। इस पोटेंशियल को अगर हम $1,000 की पर कैपिटा को 2,000 ले जाएं, फिर 4,000 ले जाएं, इतना ज्यादा क्रिएट डिमांड होगी कि उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इंडिया को एक्सपोर्ट्स की भी जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड ही क्रिएट कर दे, तो वो साइकिल बहुत अच्छा किक ऑफ हो सकता है। इन्वेस्टर के लिए ये है कि वो फेथ रखे। देखिए, निफ्टी का रिटर्न 12% आ ही जाता है, 11-12% हमेशा आता है। तो अगर वो 10-15, और निफ्टी आज भी सही लेवल्स पर है, अगर वो 6 महीने छोड़िए, वो 10 साल 20 साल के लिए भी निफ्टी पर फेथ रखता है, तो वो कंपनीज इंडिया में वर्ल्ड क्लास है, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगी। जो मैसेज और डिबेट है दीपक जी, वो स्मॉल और मिड पर है। तो जो 30% रिटर्न खोजने निकले हैं धुरंधर, वो निराश होंगे और वो नेगेटिव में पैसा दे के ही जाएंगे मार्केट को। लेकिन जो निफ्टी में 12% खोज रहा है, उसके लिए सब दुनिया बल्ले बल्ले है। वो अपना काम करेगा और पैसिव इन्वेस्टिंग करेगा निफ्टी में, और 12% कमाएगा, विच इज अ सॉलिड रिटर्न। 10,000 का SIP 12% पे 1 करोड़ हो जाता है 20 साल में। किसी को 30% खोजना है, प्लीज फिर आपको अपने बिजनेसेस शुरू करने होंगे। मार्केट में वो रिटर्न नहीं आते, एटलीस्ट SIP इन्वेस्टिंग से तो नहीं आते। ऑल राइट सर। बग्गा सर, अब आपके पास आ रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलने वाले हैं ट्रंप साहब से, शायद टैरिफ पर भी बात होगी। कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि टैरिफ कंसेशंस पर भी बात होगी। भारत के लिए क्या क्या मौके बन रहे हैं ये भी देखेंगे। लेकिन अब कमिंग बैक टू जो मूल हमारा सवाल है, रूपी डेप्रिसिएशन, मैं जैसे कह रहा था कि अभी कहाँ से इंटरवेंशंस होने चाहिए कि थोड़ा सा आम आदमी को, मैं तो बार बार आम आदमी की बात करूँगा, उसको राहत मिले, जो उसको इम्पैक्ट होने वाले हैं कम से कम उसको एक शील्ड मिले। तो वो इंटरवेंशंस कहाँ से होंगे सर? मोदी जी और ट्रंप साहब की बातचीत से होंगे, या आरबीआई कुछ करे, थोड़ा सा ग्रोथ, इन्फ्लेशन, करेंसी एडजस्टमेंट, कहाँ से सर बात बनेगी और एक आम आदमी को राहत मिल पाएगी सर?
हाँ, दीपक जी, आंसर देने से पहले एक चीज और मैं हर वक्त भूल जाता हूँ, लिख के रहता हूँ बट भूल जाता हूँ कि अनुराग का ट्विटर सब पढ़े, बहुत अच्छे थ्रेड्स लिखते हैं, राइट। इन्होंने जो न्यू ईयर पे भी लिखा था, बहुत अच्छी तरह पेचीदा सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। मैं सबसे कहूंगा कि इनका ट्विटर थ्रेड जरूर पढ़ा करें, अच्छे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बहुत आसानी से और स्पष्टता से समझाते हैं। तो इसमें दीपक जी मैं कहूंगा, टिक मार्क करूंगा ऑल ऑफ द अबव। सरकार को क्या जरूरत है, सरकार ने अभी एक झटका दिया है, वो कोई बोल नहीं रहा है झटका है, क्या झटका है, जहां आपका फिस्कल डेफिसिट 4.8 था 4.4 पे ले आए हैं। तो आपने 0.4% जीडीपी का स्टिमुलस हटाया है। उसके सामने आप क्या करने जा रहे हैं, 1 लाख रुपया आपने छोड़ा। वो जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इसका मल्टीप्लायर लगेगा, ये सब वो गलत है, क्योंकि 8,000 रुपया महीने का छूटेगा लोगों का। तो वो 8,000 अगले मार्च में भी छूटेगा जब मल्टीप्लायर नहीं लगेगा, अगले जनवरी में भी छूटेगा जब आपके पास टाइम नहीं होगा उसको खर्च करने का। जो अप्रैल में 8,000 छूटेगा, हाँ उस पे लग जाएगा, 2-3 बारी वो पैसा घूम जाएगा इकोनॉमी में। तो आपने रिस्ट्रिक्टिव किया फिस्कल को, उसके आगे मॉनेटरी वाला आके कहता है रेट कट लेट काटता है, जो अक्टूबर में काटना था वो अभी काटता है, और कहते हैं जी हमने पॉलिसी न्यूट्रल रखी है क्योंकि हमें पता नहीं इन्फ्लेशन कहां जाएगी। अरे यार, तुम्हारा ये एकोमोडेटिव लेके आओ, इतना तुमने मॉनेटरी पॉलिसी 11 बारी तुमने पॉज पे रखा हुआ है, इतना सख्त कर दिया कि वहां आपका क्रेडिट ग्रोथ गिर गया। तो ना फिस्कल से स्टिमुलस आ रहा है ना मॉनेटरी से आ रहा है। तो तीसरी जगह क्या रह जाती है, रिफॉर्म स्टिमुलस। वहां आप एग्रीकल्चर को हाथ नहीं लगा सकते, आप लैंड को हाथ नहीं लगा सकते, लेबर को हाथ नहीं लगा सकते। तो छोटे छोटे चीजें आप कर सकते हैं। जो 900,000 अभी भी एक्ट हैं जो लोगों को जेल में डालते हैं फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, एटलीस्ट उनको बर्खास्त करिए, ऐसे सेटअप करिए। आप देखते हैं डायरेक्ट टैक्स बिल कल आता है, उसका क्या होता है, बोल रहे हैं 6 लाख वर्ड को हम 3 लाख वर्ड करेंगे, बट ब्यूरोक्रेट्स जब बनाते हैं ऐसा एक्ट, ज्यादातर इतना उसमें खामियां रहती हैं। और अब प्रॉब्लम ये होगी, जो आपने 1960s का सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ बनाया हुआ था, जो हम पढ़ के बड़े हुए हैं, वो सब निष्कासित हो जाता है। इसको फिर से आपको इनकम टैक्स अपील में लड़ना होगा, फिर हाई कोर्ट जाना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। केस लॉ बनते हुए 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आक्रमण होने वाला है इकोनॉमी पे। तो आपने फिस्कल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, मॉनेटरी वाले आंख नहीं खोल रहे कि आपने इतना टाइट रखा, जो अगर खाद्य पदार्थों से 50% आपकी इन्फ्लेशन है, उसका तो कुछ लेना देना नहीं इंटरेस्ट रेट से। सरकार अगर $95 क्रूड पे बेच रही है तेल, और 75 पे खरीद रही है, या रशिया से 60 पे खरीद रही है, वो तो सरकार की जेब में जा रहा है, वो इन्फ्लेशन वहां से आ रहा है। आप रेट बढ़ा भी दीजिए, जो आदमी गाड़ी निकाल रहा है जिसके पास है, वो तो चलाएगा ही गाड़ी, कुछ भी हो जाए। एब्सोल्युटली। तो इसमें अब रिफॉर्म स्टिमुलस की जरूरत थी, जो बहुत हम धीरे हैं। और आई एग्री, लैंड और लेबर तो कोई सरकार रह ही नहीं सकती अपने में, जैसे रिजर्वेशन कोई सरकार नहीं बदल सकती। जब फाउंडिंग फादर्स आए थे, उन्होंने कहा था कुछ सालों के लिए करेंगे। yes, sir. अब कोई ट्रंप तो आने नहीं वाला हिंदुस्तान में बदलने के लिए। ऑल राइट सर, ऑल राइट। और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब तक मुकम्मल तौर पर लोगों को जंजालों से मुक्ति नहीं मिलेगी ना, तब तक आप 6 लाख का 3 लाख कर दीजिए। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे शो पे आने से पहले कि 6 लाख का 3 लाख हो जाएगा तो क्या बदल जाएगा। तो किसी ने सजेस्ट किया, अरे यार ये तो मैं AI से कर दूंगा, प्रॉम्प्ट दूंगा, प्लीज कंडेंस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम 6 लाख वर्ड्स टू 3 लाख वर्ड्स while maintaining the integrity of the legal language, context and meaning. तो शब्दों को कम करने से कुछ नहीं होगा। दरअसल जो मकड़ जाल है उसे आपको कम करना होगा, वो जंजाल को उससे मुक्ति देनी पड़ेगी। यस सर, सो तब शायद बात बनेगी। एब्सोल्युटली सर। रेड टेप में बांधे हुए ना, हाथ बांधे हुए रेड टेप में। यस सर। इंस्पेक्टर आता है सैनिटरी वाला, मैं एटीएम लगाता था दीपक जी, सैनिटरी इंस्पेक्टर आता था, बैंक का एटीएम है ना, यहाँ पानी है ना कुछ है, एसी नहीं जी, आपके एसी से पानी आता है, आपको मैं फाइन दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे रिश्वत दो। लेबर कमिश्नर, जो लेबर इंस्पेक्टर आता रहता। आप फैक्ट्री चला के देखिए इस देश में कितना मुश्किल है।
जितने मेरे मैन्युफैक्चरिंग में दोस्त हैं, कुछ तो ऊपर भी चले गए, इतना उन पे प्रेशर रहा, हार्ट अटैक होके खत्म भी हो गए। बट इतना मुश्किल है। आप बड़े हैं, जो टॉप 1000 है वो मैनेज कर लेते हैं सिस्टम, जो छोटा आदमी है बिल्कुल सर, उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये एक बड़ा डार्क जोक भी है कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो आपके लिए इमीडिएट जानलेवा साबित नहीं होते, लेकिन उनके साथ आप मर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर घातक नहीं है। इंडिया में कई लोग बोलते हैं कि कंप्लायंस भी वो कैंसर है जिससे इमीडिएटली आप नहीं मरेंगे, लेकिन उनके साथ आप दुनिया को अलविदा कह देंगे। अनुराग सर, क्विक रिमार्क सर, क्लोजिंग रिमार्क आप दे दीजिए। क्विक रिमार्क, देखिए डायरेक्शनली दीपक जी, हम लोग क्यों ऐसा कहते हैं, छोटा सा कमेंट छोड़ के जाता हूं। अगर हमें 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, यूएस आज 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने हैं दीपक जी? 2 मिलियन, 20 लाख, जिनको अभी वो आधे करके 10 लाख कर देंगे। इंडिया की 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मतलब 1/10। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने हैं नीरज जी, दीपक जी? 20 मिलियन, राइट, विच इज 2 करोड़। तो 10 गुना, 1/10 ऑफ द साइज है यूएस इकोनॉमी के, और 10 टाइम्स ज्यादा हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। उस डायरेक्शन में हमें जाना है। ऑल राइट सर, गॉट योर पॉइंट सर। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं ना, अगर आप दोनों के साथ बैठ जाएं तो ऐसा लगता है कि बस बातें होती रहें, और जितने हमारे कन्फ्यूजन है आप उनको एक एक करके बहुत आसान भाषा में दूर करते रहें। बहरहाल, इट वॉज अगेन अ प्लेजर टू टॉक टू यू, बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। बग्गा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनुराग सर, थैंक यू सो मच सर। दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे लिए समय निकालते हैं।